बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आए नीली हवेली की 21वीं किस्त का आगाज करते हैं। तुम ठीक हो? परवीन ने डंडा एक तरफ फेंकते हुए अंसर से पूछा। मैं ठीक हूँ, शुक्र है आप बर वक्त मदद को पहुंच गई, वरना वो गेंडा तो मेरी जान लेने पर ही तुल गया था। अंसर नीली हवेली के फर्श पर बैठ गया। शुक्रिया किस बात का, आपने भी तो मेरी जान बचाई है, परवीन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके लिए पानी ले आई। पानी पीकर अंसर के हवास बहाल होने लगे। हॉल में सामने वाली दीवार पर गर्द से अटा एक टूटा हुआ शीशा मौलिक था। अंसर ने साफ करके उसमें अपना चेहरा देखा तो फौरी सर के बाल झाड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि उसके बाल और कपड़े मिट्टी से अटे पड़े थे। अलमारी के साथ ठोकर लगने से उस पर अच्छी खासी मिट्टी गिरी थी। इसी वजह से पहली नजर में अंसर को देखते ही परवीन की चीखें निकल गई थी। वो हाथ मुंह धोकर आया तो परवीन बड़े गौर से उसकी जानिब देख रही थी। क्या देख रही हो? अब तो भूत नहीं लग रहा, अंसर ने घबराहट आमेज लहजे में कहा। नहीं, अब ठीक है, परवीन ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। परवीन, एक बात बताओ, तुम इतने दिनों से इस सुनसान हवेली में हो और यहाँ तुम्हें डर नहीं लग रहा? अंसर ने अचानक सवाल पूछा। वो उसकी बहादुरी से बेहद मुतासिर था। क्या मतलब? परवीन ने इस बार संजीदगी से कहा। वो मेरा मतलब है, अमूमन एक लड़की से तवक्का नहीं होती वो किसी वीरान जगह पर एक लम्हा भी ठहर जाए, मगर तुम जरा बराबर नहीं घबरा रही। अंसर ने गड़बड़ा कर कहा। मेरा ख्याल है अब तक जिन हालात का हमने सामना किया है वो ना तुम्हारे पैदा करदा है ना मेरे। हमें इन हालात का हर सूरत सामना करना ही था। परवीन ने गहरा सांस लेते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझसे भी डर नहीं लग रहा? अंसर ने कदरे हैरानी से पूछा। तुमसे क्यों डरूं? तुम क्या सचमुच कोई भूत हो? परवीन ने हंसते हुए कहा। वैसे मैं किसी भी इंसान को एक ही नजर में पहचान लेती हूँ। क्या तुम नजूमी हो? अंसर ने पूछा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस कुछ ऐसा ही समझ लो। मैंने डिग्री कॉलेज से नफ्सियात में ग्रेजुएशन की है, इसलिए इंसानों को थोड़ा बहुत तो पहचान लेती हूँ। वाह, तुम तो छुपी रुस्तम निकली, अंसर ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसे याद आया, उसे मास्टर हमीद पूरी हवेली में नहीं मिले थे। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार उभर आए। परवीन, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता, लेकिन इस सूरत हाल में मेरा नीली हवेली से निकलना मुमकिन नहीं। चौधरी उमर दराज के मुलाजिम होश में आते हैं तो उनसे अब्बा के बारे में पूछूंगा। मेरा ख्याल है अंकल हमीद को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। परवीन ने कुछ सोचते हुए कहा। कैसी मदद? अंसर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल है चौधरी उमर दराज ने अंकल हमीद को उसी जगह छुपा रखा है जहां पहले मुझे रखा था। कौन सी जगह? अंसर ने मुझसे बाना पूछा। एक शर्त पर बताऊंगी, अगर तुम मुझे भी साथ लेके चलो। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही। अंकल हमीद स्कूल के जमाने में मेरे उस्ताद थे। स्कूल के बाद उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की तो मैं कॉलेज में दाखिल हुई, वरना अम्मा अब्बा मुझे मैट्रिक से आगे पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। इस लिहाज से कम इतना हक तो मेरा भी बनता है कि उनके कुछ काम आ सकूं। देखो परवीन, अब तक तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि चौधरी उमर दराज किस कदर खतरनाक आदमी है। इस सूरत में मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? क्या तुम्हारा इस बात पर पुख्ता ईमान नहीं है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है? अगर आज लिखी है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। तो ये चौधरी उमर दराज क्या शय है? वैसे भी वो अभी तक अपनी नाक सहला रहा होगा। क्या? अंसर का मुंह खुले का खुला रह गया। उसकी नाक पर घूंसा तुमने मारा था? अचानक उसे याद आ गया, जब वो और रियासत चौधरी उमर दराज की हवेली में गए थे तो उसकी नाक टमाटर की तरह सुर्ख और सूजी हुई थी। जी जनाब, इस बंदी ने ये काम किया है, परवीन ने सरखम करते हुए कहा। अंसर परवीन का चेहरा हैरानी से तक रहा था। अब से कुछ देर पहले तक वो उसे सिर्फ बहादुर लड़की समझ रहा था, मगर अब वो उसे बिल्कुल पागल लग रही थी। उसे परवीन के दबंग अंदाज ने बहुत मुतासिर किया था। एक सुनसान जगह पर इस तरह का रद्द अमल कोई अकल से पैदल सिन्फ नाजुक ही दिखा सकती थी।
वरना होशो हवास में तो कोई लड़की इस जगह पर एक मिनट भी ठहरने का नहीं सोच सकती थी। ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। कहाँ है वो जगह? अंसर के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मास्टर हमीद किस जगह पर है ये भी सिर्फ वही जानती थी, इसलिए उसने उसके सामने हथियार डालने में ही आफियत समझी। वो एक खुफिया तहखाना है। आगे बोलो, मेरी जान पर बनी है और तुम पहेलियां बुझा रही हो। अंसर ने कदरे तेजी से कहा, तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो। परवीन ने उसकी तरफ घूर कर देखा। ओह माफ करना, मैं जल्द अज जल्द अपने अब्बा तक पहुंचना चाहता हूँ। अल्लाह करे उस जानवर ने अभी तक उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया हो। अंसर ने परेशानी से कहा तो परवीन भी मामले की नजाकत समझ गई। दरअसल अगवा करने के बाद चौधरी उमर दराज ने मुझे एक तहखाने में रखा। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली और नीली हवेली के मरकजी दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गई, मगर वो बंद था। फिर क्या हुआ? अंसर ने तजस्सुस से पूछा। रात का वक्त था। मैंने पगडंडी से एक आदमी को गुजरते देखा तो मदद के लिए पुकारा, मगर वो मुझे देखते ही यूं सरपट दौड़ा जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। इतने में चौधरी उमर दराज का चेला आ गया और मेरे सर पर कोई चीज मारी जिससे मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मैंने अपने आप को उसी तहखाने में पाया। अंसर को उमर दीन पर बीतने वाले वाकयात की सारी समझ आ गई। उमरदीन ने किसी बदरूह को नहीं बल्कि परवीन को देखा था। वो इसे चुड़ैल समझ बैठा था। ये पहेली सुलझी तो अंसर के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। परवीन ने उससे मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसने उमरदीन वाला वाकया सुना दिया। परवीन उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर क्या हुआ? अंसर ने इश्तियाक से पूछा। फिर क्या था, जब मैंने चौधरी उमर दराज को देखा तो तैश में आकर उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। वो अपनी नाक सहलाता हुआ एक तरफ हटा तो उसके आदमियों ने मुझ पर पल पड़े। उनकी मारपीट से मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे नीली हवेली लाकर ऊपर वाले कमरे में डाल दिया जहां तुमने मुझे देखा था। मेरा ख्याल है अब हमें वक्त जाया किए बगैर खुफिया तहखाने में जाना चाहिए। अंसर ने कहा तो परवीन ने तायद में सर हिला दिया। वहां से निकलने से पहले अंसर ने चौधरी उमर दराज के तीसरे मुलाजिम को भी बाकी दो के साथ बांध दिया। वो दोनों बदस्तूर बेहोश पड़े थे। अंसर और परवीन बातें करते करते नीली हवेली के सहन में आ गए तो परवीन चौधरानी नेक बख्त की कब्र के करीब आकर रुक गई। अंसर उसकी जानिब बगौर देख रहा था। उसने उससे पहले इसको अच्छी तरह देखा था, लेकिन उसे यहाँ से खुफिया रास्ता ढूंढने में कामयाबी नहीं मिली थी। परवीन ने उसकी जानिब देखा और मार्बल से बनी कब्र के ऊपर वाली सिल को जोर लगाकर एक तरफ किया तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ कब्र खुलती चली गई। हैरत से अंसर का मुंह खुले का खुला रह गया। वो कोई कब्र नहीं थी बल्कि नीचे जीने उतर रहे थे जो खूब अंधेरे में डूबे हुए थे। परवीन ने टॉर्च की तरफ इशारा किया तो अंसर ने तेजी से टॉर्च जेब से निकाली और रोशन कर दी। परवीन ने जीने पर कदम रखा और नीचे उतरने लगी। अंसर ने भी इस मामले में उसकी तकलीद की और कब्र में उतर गया। चंद जीने उतरने के बाद अंसर को दीवार में नस्ब एक बटन नजर आया। उसने उसे दबाया तो लाइट ऑन हो गई और तेज रोशनी कब्र से बाहर निकलने लगी। उसने टॉर्च बंद कर दी क्योंकि आगे बढ़ने के लिए रास्ते में अब काफी रोशनी थी। इससे पहले जब वो नीली हवेली आया था और फिसल कर गिरा था, तब भी उसने यही रोशनी देखी थी और जिन सायों को उसने कब्र में उतरते महसूस किया था वो यकीनन चौधरी उमर दराज के चेले ही थे। बहुत सारे राज रफ्ता रफ्ता खुलते जा रहे थे। अंसर सोच में पड़ गया कि अगर ये चौधरानी नेक बख्त की कब्र नहीं है तो फिर वो कहाँ दफन है। जीने खत्म होने के बाद नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना आ गया। अंसर ने वहीं खड़े खड़े कुएं की सिमत का तयन किया और दाएं जानिब चल पड़ा। उसे सामने दीवार में एक सुर्ख रंग का बटन नजर आया। उसे दबाया तो गड़गड़ाहट की आवाज दोबारा उभरी और तहखाने की दीवार मुतवाजी सिमत में पीछे को हटने लगी और एक कमरा नमूदार हो गया। अंसर कमरे में दाखिल हुआ। ये वही कमरा था जिसमें कैथरीन का ताबूत पड़ा था।
وہ سمجھ گیا کہ چودھری عمر دراز قیام پاکستان سے پہلے کے خزانے اور اپنی لوٹ مار کی دولت کو جمع کرنے کے لیے اس کمرے کو استعمال کرتا ہے۔ پروین کے لیے یہ سب بہت حیران کن تھا۔ انصر نے مختصراً اسے اس کا پس منظر بتایا تو اس کی حیرت دوچند ہو گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر انصر نے دوبارہ سرخ بٹن دبایا تو دیوار آپس میں مل گئی۔ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی کمرہ بھی ہے۔ خفیہ کمرے کے سے تھوڑا آگے ایک سرنگ جا رہی تھی جو جارج فرنینڈس کی ڈائری کے مطابق یقیناً گاؤں سے نکلنے کا خفیہ راستہ تھا۔ سامنے کی جانب ایک اور سرنگ نظر آ رہی تھی۔ پروین نے اس سمت اشارہ کیا تو انصر سمجھ گیا کہ یہی سرنگ یہاں سے چودھری عمر دراز کی حویلی تک جاتی ہے۔ پروین آگے بڑھی تو انصر بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ تقریباً 5 منٹ کی پیدل مسافت کے بعد سرنگ کے دھانے پر انہیں تیز روشنی دکھائی دی۔ پروین اور انصر نے چلنے کی رفتار تیز کر دی۔ سرنگ پار کر کے جیسے ہی وہ دونوں چودھری عمر دراز کی حویلی کے تہہ خانے میں داخل ہوئے، پروین کے منہ سے بے ساختہ انکل نکلا اور اس نے توڑ لگا دی۔ انصر کی نظر اس سمت پڑی جدھر پروین نے توڑ لگائی تھی اور اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ماسٹر حمید خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے۔ ان کے سر سے نکلنے والا خون فرش اور ان کے چہرے پر جم گیا تھا۔ انصر دوڑ کر ان کے پاس پہنچا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابا، آنکھیں کھولیں، دیکھیں ابا، میں آ گیا ہوں۔ ابا، ابا، انصر نے جذباتی انداز میں ان کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ماسٹر حمید بالکل بے سدھ تھے۔ ان کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر پروین بھی رنجیدہ ہو گئی۔ انصر زور زور سے ماسٹر حمید کو آوازیں دے رہا تھا۔ ابا، آنکھیں کھولیں، مگر وہ بالکل ساکت تھے۔